अब जो है चैप्टर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें समझना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिविजन्स लेमा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लो, क्या है डेफिनेशन। वैसे मैं आपको समझा देती हूँ, पहले इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। एल्गोरिथम एक स्टेप होता है, कोई किसी भी एक मेथड को करने का, मतलब कि किसी एक सोल्यूशन को करने के जो स्टेप्स होते हैं ना, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि हमने बचपन में डिवाइड करा होगा ना, आपको बचपन में डिवाइड सिखाया था। तो जैसे कि मैंने एक डिवाइड ले लिया 5 और 2 से डिवाइड करूँगी, तो इसका एक स्टेप्स बताए गए थे हमें, है ना, कि कैसे करने हैं इसको। सबसे पहले हमें 5 तक गिनती गानी है, 5 के नीचे तक की। तो हमें क्या पता है कि 5 तो कटेगा नहीं 2 से, तो हमें इससे नीचे तक की गिनती गानी है। तो 2 के टेबल में 5 से नीचे कौन सा नंबर आता है, 4 आता है। तो 4 कहाँ पर आता है, 2 2 ज़ा 4। 4 कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद क्या आएगा आपके पास, 1। तो ये आपका एक एल्गोरिथम था जो आपको बचपन से सिखाया गया था। ये एक स्टेप्स थे किसी क्वेश्चंस को करने के लिए। जो स्टेप्स होते हैं उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम तो यही हो गया, है ना। देखिए क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैंने आपको क्या समझा, एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप्स होते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, अच्छा, इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ मैथ्स में एल्गोरिथम यूज होता है, किसी भी चीज़ में। आप खाना बना रहे हैं, खाने में स्टेप्स होते हैं ना, रेसिपीज होती है कुछ कि स्टेप्स होते हैं, उसको भी हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एल्गोरिथम मैंने समझाया। डिवीजन एल्गोरिथम क्या हुआ, दिस इज योर डिवीजन एल्गोरिथम जो आपने बचपन से करे। अच्छा, अब भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड जी है जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, जिन्होंने अपना एक तरीका दिया है कि आप डिवीजन को किस तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका एक तरीका दिया है डिवीजन करने का। तो दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो एक कोई भी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को हम किसी एक तरीके से एक सीरीज में या फिर किसी एक स्टेप्स में फॉलो करके उसको सॉल्व करते हैं, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो आपको एल्गोरिथम समझ आ गया। देखिए अब इसमें एक और वर्ड है जो लेमा है, यहाँ पे भी लिखा है। बड़ा ही वैसा वर्ड है ना कि समझ ही नहीं आ रहा होगा कि लेमा क्या है, अजीब सा है। देखिए लेमा एक ऐसी चीज़ होती है, लेमा का मतलब होता है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आपको पहले से प्रूवन हो, ऐसी एक स्टेटमेंट प्रूवन हो पहले से, और हम उसी प्रूवन स्टेटमेंट के थ्रू एक दूसरी स्टेटमेंट बना सकते हैं उससे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला आपको कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। ठीक है, दिस इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, राइट, कि एक प्रूवन है कि भाई सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है। तो अब इसी को देखते हुए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि राइज जो सूरज है वो कहाँ डूबेगा, वेस्ट में, या फिर वो एटलीस्ट ईस्ट में तो नहीं डूबेगा। मतलब कि हम एक स्टेटमेंट को कंक्लूड कर दिया कि भाई वो ईस्ट में तो डूब नहीं सकता, कि अगर वो वहाँ से उग रहा है तो ईस्ट में तो जाके डूबेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स जो पहले से प्रूवन हो, पर हम उस प्रूवन स्टेटमेंट के थ्रू एक और स्टेटमेंट को बनाएं, उसको हम लेमा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी है, देखिए, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट है जो एक दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ये आगे काम आएगा, अभी देखेंगे। यहाँ पे ना एक यूक्लिड डिवीजन लेमा का आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है, वो आपको समझना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये है, A इज इक्वल टू बी क्यू। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, प्लस आर। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या एग्जैक्टली। इसमें समझेंगे कि ये है क्या। फिर से वही डिवाइड वाले ही करते हैं, सेम ले लेती हूँ मैं, सेम डिवीजन ले रही हूँ मैं। आप सबको पता होगा कि इनको कहते क्या है। जैसे इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं इसे, है ना, इसको डिवाइजर कहते हैं, आपको पता ही होगा। इसको क्या कहेंगे, डिविडेंड। इसको क्या कहेंगे, कोशेंट। और इसको क्या कहेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा। अब जिन बच्चों को नहीं पता फिर तो क्या ही कह सकते, क्योंकि आप लोग 10th में, आप सबको ये बहुत इजी सा लगता होगा कि ये तो बहुत ही बच्चों वाला काम है।
इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं क्वोशिएंट, और जो नीचे बच जाता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ मैंने ये समझा दिया आपको, समझाने के लिए मैंने ये आपको करवा के दिखाया। ठीक है, तो देखिए आप, मैंने आपको ये समझाया ना, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर कैसे हो रहा है ये, है ना, इनको मतलब किसको क्या कहते हैं आपको समझ आ गया होगा। देखिए अगर मैं आपको ऐसा ही सेम दूँ, सेम यही दूँ, और मैंने आपको आपका ये डिवाइजर दे दिया, आपको क्वोशिएंट दे दिया और आपको रिमाइंडर दे दिया, अब मैं आपको बोलूँ आप मुझे डिविडेंड निकाल के दिखाइए, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं आप इसे, कैसे? मैंने आपको ये दे दिया, एक मिनट दोबारा लिख के दे देती हूँ मैं आपको, ये दे दिया मैंने आपको। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ पे डिविडेंड निकाल के दिखाइए, कैसे निकालेंगे आप? बहुत इजी है निकालना। कैसे? जैसे आप बोलेंगे कि ये हमने क्या करा था इसमें, देखिए इसमें मैंने क्या करा, 2 2 ज़ा 4, है ना, हमने क्या करा, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करा, तब जाके यहाँ पे 4 आया ना, है ना, तभी आया ना 4। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 2 ज़ा 4 करोगे। ठीक है, इतना तो क्लियर है, 2 2 ज़ा 4 आपने लिख दिया। अब रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 कैसा आएगा, जब ऊपर कोई ऐसा नंबर होगा, जब वो माइनस होगा 4 से, कोई ऐसा नंबर जो इससे माइनस होके 1 ही है ना, ऊपर कोई ऐसा नंबर होगा जब उसको हम 4 से माइनस करेंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर, तो वो कौन सा नंबर होगा? कॉमन सी बात है, 5 होगा, है ना, 5 ही होगा यहाँ पे, 5 के अलावा तो कोई और नंबर होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, -1 आ जाएगा फिर तो 4 ये 5 ही आएगा। ठीक है, तो अब आपने निकाला कैसे इसे, आपने क्या किया, आपने ये निकालने के लिए, 5 निकालने के लिए आपने इस वाले 2 को, इस 2 को मतलब कि डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया, दिस इज योर क्वोशिएंट, है ना, और फिर क्या किया आपने, क्या किया, अगर इसको आप प्लस, इसको 2 2 ज़ा 4 कर दिया ना, देखिए आपके पास ये आया कैसे, 5 कैसे आया, आपने क्या करा, 4 और 1 को बेसिकली ऐड ही तो किया, तभी तो 5 आया, है ना, 5 में से 4 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1 और 4 को ऐड करोगे तो 5 ही आएगा, तो इसको और इसको ऐड किया, तब जाके आपके पास क्या आया, 5। तो अब क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और प्लस में क्या लिख देंगे, 1, प्लस में लिख देंगे 1। अब देखिए मैंने क्या किया, कोई भी नंबर है, ये मैंने लिख दिया कोई भी नंबर है, ठीक है, मैं इसको नंबर लिख रही हूँ, डिविडेंड को मैं क्या लिख रही हूँ, नंबर। देखिए अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है और ये क्या था मेरा, ये क्या था मेरा, ये था मेरा डिवाइज़र, तो मैंने डिवाइज़र को डी से डिनोट कर दिया, समझिए ऐसे, और ये क्या था आपका क्वोशिएंट, क्वोशिएंट को मैं क्यू से डिनोट कर देती हूँ, और प्लस 1 क्या था, ये क्या था हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास 1 था, तो मैं इसे लिख देती हूँ आर। ठीक है, क्या मैं इसी फॉर्म को, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, इसको मैं ए लिख देती हूँ, इसको मैं बी लिख देती हूँ, और ये क्यू तो इसके साथ ही है, कुछ इस तरह से, तो मैं ये लिख सकती हूँ ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर ए क्या है आपका, ए इज योर डिविडेंड, ए इज योर डिविडेंड, बी इज योर डिवाइजर, क्यू क्या है आपका, क्यू है आपका क्वोशिएंट। ठीक है, क्यू आपका क्या हो गया, क्वोशिएंट, और बाकी तो आपको पता है आर रिमाइंडर है आपका। तो यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बनी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा बताती है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई आपकी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये पीछे अगर आप स्लाइड में देखेंगे तो पीछे मैंने आपको ये बताया था, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, क्योंकि मैंने आपको हर चीज़ खोल कर समझा दी। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, सेम एग्जाम्पल लेती हूँ मैं दोबारा से। मैंने दोबारा से सेम एग्जाम्पल लिया, 2 2 ज़ा 4
माइनस करेंगे 1 आया। देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। फोर 2 ज़ा 8, 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2। ये तो क्लियर है ना। मैंने क्या किया, मैंने 10 लिखा अंदर, मेरा डिविडेंड क्या आया था 10, तो मैंने 4 2 ज़ा 8 किया। 10 तो कटेगा नहीं पूरा, तो आपको क्या देखना है, नीचे वाला नंबर देखना है, 10 से छोटा नंबर देखना है जो 4 के टेबल में आता हो। तो 4 2 ज़ा 8, तो क्या आ गया आपके पास, 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 आ गया। इससे आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली समझनी है कि आपका जो रिमाइंडर होगा ना, आपका रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। ठीक है, हमेशा आपका रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइडर से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। मतलब कि 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 था ना, आपका 2 आपका क्या था, डिवाइजर था, तो 2 से देखो रिमाइंडर जो आया है वो छोटा आया है ना। 2 से रिमाइंडर जो आया वो छोटा आया है। ऐसे ही देखो यहाँ पे 4 था, तो 4 में इस वाले उसमें जो रिमाइंडर आया वो क्या आया है, 2 आया है, तो उसका मतलब ये भी छोटा ही है ना। ऐसे ही आप जितने मर्जी आप डिवाइड कर लीजिए, जितने मर्जी, आपका जो रिमाइंडर आएगा ना वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही आएगा, कभी बड़ा नहीं आ सकता। ठीक है, ये क्लियर है ना आपको। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, क्योंकि आगे हमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, नोट है रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइजर। ठीक है, रिमाइंडर मैंने आपको समझा भी दिया, एग्जांपल्स भी दे दिए कि रिमाइंडर जो होने चाहिए वो हमेशा छोटे होने चाहिए डिवाइजर से। ठीक है, देखिए रिमाइंडर जो होना चाहिए ना, देखिए रिमाइंडर जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए 0 से, और रिमाइंडर जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से और इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 0 के, और बड़ा किससे होना चाहिए, डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए। दोबारा समझा देती हूँ, जो रिमाइंडर होना चाहिए, रिमाइंडर 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल हो सकता है, 0 के इक्वल या फिर उससे बड़ा। ठीक है, और डिवाइजर से रिमाइंडर जो होना चाहिए वो हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने इसमें देखा, आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको समझाया है। अगर आपको एक और एग्जाम्पल समझना है तो आप समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 19, और मैं ऐसे कर देती हूँ 5 से डिवाइड। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, 19 से छोटा कौन सा नंबर है जो 5 के टेबल में आता है, सो ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15। ठीक है, इजी है ना ये समझना, छोटे नंबर्स ले रही हूँ ताकि आपको ईजिली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, इसको माइनस करेंगे आप, माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 5 तो आ नहीं सकता था ना, 4 के बदले 5 तो कभी नहीं आ सकता था, क्योंकि अगर ये 5 आता तो इसका मतलब कि ये नंबर जो होता ना ये 20 होता, और अगर ये नंबर 20 हो जाता तो मतलब ये सीधा सीधा क्या हो जाता, 4 आ जाता है ना। 4 आ जाता तो मतलब पूरा कट जाता। अब ये पूरा कट जाता तो मतलब कि रिमाइंडर क्या आ जाता, 0। पूरा कट जाता तो ये पूरा 0 आ जाता ना। तो 5 तो मतलब आ ही नहीं सकता, किसी भी पॉसिबल वे में 5 आ ही नहीं सकता अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ इसी का ही, मैंने ले लिया 18 और मैं 5 से डिवाइड करूँ, फिर से क्या आएगा, 18 से छोटा कौन सा नंबर होता है जो 5 के टेबल में आता है, 15 ही होता है। तो 5 3 ज़ा 15, अगेन 5 3 ज़ा 15, क्या बचा इसमें 3, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो रिमाइंडर होगा अगर डिवाइज़र 5 है तो वो 5 से छोटे जितने नंबर्स हैं ना 0 तक, वो सारे नंबर्स कवर करेगा। मतलब कि हो सकता है कि वो या तो उसका रिमाइंडर 4 हो, या तो उसका रिमाइंडर 3 हो, या तो उसका रिमाइंडर 2 हो, या 1 हो, या 0 हो। इनमें से कुछ भी रिमाइंडर आ सकता है अगर डिवाइज़र आपको क्या बता रखा है, डिवाइज़र आपका 5 है। ठीक है, ऐसे ही अगर डिवाइज़र आपका 6 होगा तो 6 से नीचे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके रिमाइंडर हो सकते हैं। रिमाइंडर कौन कौन से हो सकते हैं, 5 4
3 2 1 एंड 0। 0 से नीचे तो नहीं हो सकता, माइनस में तो जाएगा नहीं अब आपका रिमाइंडर, माइनस में तो कभी नहीं जाता। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपका डिवाइजर कोई भी नंबर है ना, जैसे 7 है, 6 है, 8 है, कुछ भी है, उससे नीचे वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो उसके रिमाइंडर हो सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल कि ये उसके रिमाइंडर्स आए। ठीक है, जैसे 5 वाला मैंने आपको बता दिया, एक 4 वाला एग्जांपल दे दिया, एक 3 वाला एग्जांपल दे दिया। ऐसे अगर मैं यहाँ पे 17 कर दूँ तो आप खुद देख सकते हैं 17 में से 15 माइनस होगा फिर से तो 2 आ जाएगा। फिर मैं 16 कर दूँ तो 16 में से 15 माइनस आएगा, करेंगे तो 1 आएगा। और वही मैं और छोटा कर दूँ, 15 कर दूँ सीधा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे बाहर तो कोई और रिमाइंडर नहीं आ सकता, यही रिमाइंडर आ सकते हैं इसके। ठीक है, अब आगे चलते, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अब यूक्लिड डिवीजन फॉर HCF। नाउ व्हाट इज HCF? HCF आपने करा है। HCF की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि अगर हम फैक्टर्स निकालें किसी नंबर्स के बीच के, दो नंबर्स के बीच का, तो उनमें सब उनका मतलब कि उन दोनों में से जो फैक्टर्स निकलेंगे ना उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, दैट इज देयर HCF। ठीक है, HCF। अब HCF हमने बचपन में भी निकाला है, 6 में भी निकाला है, हमने HCF करा है। पर यूक्लिड डिवीजन फॉर HCF एक अलग मेथड है जो उन्होंने दिया है, जो हमें करना है यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। पहले तो मैं नॉर्मल तरीका बता देती हूँ, जैसे कि मैंने 4, 8 और 12 ले लेते हैं। ठीक है, 8 और 12 ले लेते हैं, 2 एग्जाम्पल ले लिया मैंने। जैसे कि मैं 8 और 12 का फैक्टर्स लिखूँ अगर, तो फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, ये पहले तो 1 से कटेगा, 8 से कटेगा, अपने आप से तो कटते ही है नंबर्स। ठीक है, और किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और किससे से कटेगा क्या, और किसी से नहीं कटेगा, है ना। अब देखिए 12 जो है उसके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 और 12 तो होंगे ही सबसे पहले अपने आप से, और 1 से तो कटते ही है। आगे देखिए फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, 2 से कटेगा, इवन नंबर है तो 2 से कटेगा ही कटेगा, 4 से भी कटेगा, है ना, 3 से भी कटेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा आपको। अब ये वाले नंबर्स, ये आपके फैक्टर्स निकल गए, ये 8 के फैक्टर्स हो गए और ये है 12 के फैक्टर्स। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तो इसमें देख लीजिए कॉमन कौन कौन से नंबर्स है, तो 8 और 12 का निकाला है मैंने यहाँ पे। कौन कौन से नंबर्स जो है वो कॉमन है, कॉमन देखिए, एक तो 2 है और एक 4 है। इसके अलावा कोई और नंबर है जो इनमें कॉमन है, इसके अलावा तो और कोई नंबर है ही नहीं ना जो कॉमन है। ठीक है, अब इसमें आपको HCF निकालना है। ठीक है, HCF का क्या मतलब है, जो हाईएस्ट है। हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा हो। तो इसमें 2 और 4 में से हाईएस्ट कौन सा है, कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। तो इसका मतलब कि इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 4। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा। ये मेथड हम करते हुए आ रहे हैं। अब हमें करना है यूक्लिड डिवीजन फॉर HCF, मतलब यूक्लिड डिवीजन मेथड यूज करना है HCF को निकालने के लिए। ठीक है, अब निकालते हैं। अब इसी वाले क्वेश्चन को आप कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपको 2 नंबर दे रखा है, सबसे पहले तो 8 और 12, है ना, 2 नंबर्स आपको दे रखे हैं, 8 एंड 12। ठीक है, तो सबसे पहले निकालने का जो सबसे पहला तरीका है, आपको इसके अंदर जो बड़ा नंबर होगा वो अंदर रखना है, डिविडेंड जो होगा वो होगा बड़ा नंबर, और डिवाइजर कौन सा होगा, जो छोटा नंबर होगा उसको आपको बाहर रखना है। ठीक है, आपने 8 को बाहर रख दिया। ठीक है, इतना तो क्लियर है। क्या करना है, नॉर्मल डिवीजन, जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते थे ना वैसे नॉर्मल डिवाइड करना है। देखिए 12 8 से पूरा तो कटेगा नहीं, तो 12 के नीचे कौन सा नंबर है जो 8 के टेबल पे आएगा, 8 1 से 8 ही आएगा, 8 2 जा 16 हो जाता है, ज़्यादा तो नहीं चाहिए हमें, तो 8 1 जा 8 आ जाएगा। क्या करोगे आप, माइनस करोगे ना, माइनस करके क्या आएगा आपके पास आंसर, 4। अब है इसमें समझने वाली बात, ध्यान से समझिएगा कि आपको किस तरह से इसको लेना है। देखिए अब आपको करना क्या है, दोबारा यहाँ पे ऐसे डिवाइड का साइन बनाना है, और आपको इस डिवाइज़र को हमेशा ध्यान रखिएगा, डिवाइज़र को आपको अब क्या बना देना है, डिविडेंड। ऐसा समझिए कि भाई तुमने इसको पूरा नहीं काटा, ठीक है, तुमने इसको पूरा नहीं काटा, तुमने इसको काटा नहीं ना पूरा, रिमाइंडर आ गया, तो अब ये तुम कट जाओगे, अब हम तुम्हें काट देंगे, तो तुम्हें काटेंगे तो मतलब कि 8 आ गया अंदर, है ना, जो डिवाइज़र था वो बन गया डिविडेंड। अब हम 8 को काटेंगे तो देखो 4 के टेबल पे तो 8 पूरा आ जाता है, 4 2 जा 8,
माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर 0। जहाँ आंसर 0 आ जाए लास्ट में, उसी का जो डिवाइज़र होगा वो आपका HCF आ जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि HCF जो है वो दोनों में 4 आ रहा है। इस मेथड से भी मैंने आपको करके दिखा दिया और इस मेथड से भी करके दिखा दिया, ताकि आप समझ सको कि किस तरह से ये यूक्लिड डिवीजन मेथड चल रहा है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा ना। अब एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के साथ हमें HCF निकालने हैं नंबर्स के। ठीक है, तो सबसे पहला निकालते हैं, सबसे पहला क्या बोले, 138 और 229, 135 एंड 225, इन दोनों का आपको HCF निकालना है। और किस मेथड से निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से निकालना है। कैसे निकालोगे आप, जो मैंने अभी आपको समझाया उसी तरीके से आपको निकालना है। सबसे पहले क्या समझाया, जो बड़ा नंबर होगा उसको अंदर रखना है आपको, बड़े नंबर को अंदर रख लो, और जो छोटा नंबर है उसको बाहर रखो। इतना तो क्लियर है। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, अब इसको इससे क्या करना है, वही सिंपल मेथड है, डिवाइड का करना है आपको। 135 को 2 से इंटू करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 135 को 2 से इंटू करेंगे तो ये 225 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 135 वन ज़ा 135 ही आ जाएगा। ये माइनस करो, माइनस करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 12। ठीक है, आप कैरी लोगे ना, 2 छोटा है, 12 आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 9। आपने यहाँ से कैरी लिया था तो ये 1 हो गया, और ये कट जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 90। क्या समझाया मैंने आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको आगे बढ़ाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता कि भाई इसके आगे और नहीं हो सकता, तब तक इसको आपको करते रहना है। अभी आपको दिख ही रहा है कि अभी आगे और होगा। क्या समझाया था कि भाई तुमने नहीं काटा इसको, तुमने काटा नहीं तो हम तुम्हें काट देंगे अब। तो अब इसका जो डिवाइज़र था ये बन जाएगा इसका डिविडेंड। 135 को हम लिख देंगे अंदर, इसको करेंगे, साफ दिख रहा है आपको 135। 92 ज़ा क्या होगा 180 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 91 ज़ा 90, माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, और क्या आ जाएगा आपके पास, ये 13 लोगे क्या आ जाएगा 4, और ये कट जाएगा आपका, तो आपके पास आ गया 45। ठीक है, अगेन क्या करना है, सेम मेथड है, अभी भी इसका 0 नहीं आया रिमाइंडर, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे तो क्या आएगा, तुमने इसे नहीं काटा, तो नहीं काटा तो क्या, तुम आ जाओ अंदर, तुम बन जाओ अब डिविडेंड बनोगे। क्या होगा अब देखो, 45 के टेबल में 90 आता है, साफ दिख रहा है, 45 2 ज़ा 90, 45 को 2 से इंटू करोगे तो क्या आएगा 90 आएगा ना, आ गया आपका 0। तो इसमें HCF क्या आ गया आपका HCF आ गया, जो आपका लास्ट डिविडेंड होता है उसको हम कहते हैं HCF। तो HCF आ गया आपका 45। ठीक है, तो 45 आ गया इन दोनों नंबरों का HCF। ठीक है, आगे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही करना है, सेम मेथड है, सेम मेथड यूज़ करना है। 3 8 2 2 0 196 से आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, सबसे पहले 3 नंबर्स दिख रहे हैं ना, 3 डिजिट्स है, 3 नंबर्स लेके देख लेते हैं कि 196 क्या इससे कटेगा, मतलब कि कहाँ जाके ये कटेगा, या 196 2 आएगा, 196 1 आएगा, क्या आएगा। देखो इसको आप मान लो कि ये 19 है, तो 19 का डबल क्या होता है 38 होता है ना। इसको करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको कि आप इजीएस्ट वे में कैसे सोच सकते हो, ओरली आप किसे कैसे कर सकते हो।
देखो 19 का डबल क्या होता है 38, ये तो है। 6 का डबल क्या होता है 12, तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही होना चाहिए था। अगर मैं इसको 196 को 2 से इंटू करूँगी तो जो नंबर वैल्यू आएगी वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो थोड़ी सी ज़्यादा आएगी तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 196 को 1 से करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें तो ज़्यादा चाहिए नहीं, हमें तो कम ही चाहिए। 196 को 1 से करेंगे तो क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कैसे आएगा, 2 छोटा है, कैरी लोगे 12 आ जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से कैरी लिया था तो ये 7 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 17 में से 9 गया 8। अगेन यहाँ से कैरी लिया था और इसमें आ जाएगा 2 में से 1 गया तो 186, ठीक है 186। देखिए ये नंबर जो है वो बड़ा है। अब ये नहीं करना कि 186 के बाद स्टार्ट कर दिया आपने, फिर से इसको डिविडेंड बना दिया। ये तो पूरा सॉल्व ही नहीं करा ना आपने, अभी तो सॉल्व करना है आपको। ये पूरा सॉल्व करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं, फिर 2 को नीचे लेकर आएंगे ना, यही करते हैं ना। 2 को नीचे ले आए हम, 2 को नीचे ले आए तो क्या बन गया 1862, ये बन गया आपके पास नंबर। अब देखो, अब इस नंबर को हम किससे करें, जो 196 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जो इस नंबर के आसपास आ जाए। तो काफ़ी बड़ा नंबर है, आप बोलोगे हम कैसे करेंगे। देखो ऐसे सोचो कि ये आपके पास 196 है ना, तो देखो ये बड़ा ही नंबर है। 196 को अगर हम 10 से इंटू करते हैं तो क्या आता है 1960 ना, यही आएगा ना। 196 को 10 से इंटू करूँगी तो मेरे पास ये आएगा आंसर। लेकिन आंसर यहाँ पे क्या लिखा है 1862 है ना, 1862 आया था। 1862 आया था, तो मतलब कि अगर हम 196 10 से करेंगे तो ये आएगा। तो इसका मतलब कि एक 196 को अगर हम 10 से ना करके 9 से करें तो ऑब्वियसली क्या आएगा, इससे छोटा ही नंबर आएगा, ठीक है। और इससे छोटा ही चाहिए हमें, है ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, 1960 से ही है। तो हम क्या करना है 196 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मेथड समझ आ गया ना आपको। मैंने क्या करा 196 को 10 से करके देखा, अज्यूम करा मैंने मेरे को भी नहीं पता था, मैंने तो अज्यूम करा, अज्यूम करके देखा तो भाई ऐसा नंबर आता 1960। तो काफ़ी क्लोज है इस नंबर के, काफ़ी क्लोज दिख रहा था, लेकिन बड़ा नंबर है, बड़ा तो नहीं जाएगा, तो हमने छोटा नंबर ले लिया। क्या करेंगे हम 9 से इंटू करेंगे। 9 से इंटू करो यहीं पर ही डायरेक्टली, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81, 5 86, 8 कैरी, 9 1 जा 9, 8 1 17। आपके पास आ गया ये नंबर, ठीक है। देखिए अब आप इसे माइनस करेंगे, माइनस करोगे तो क्या आएगा 8, इसमें से कैरी लिया था आपने ये 5 आ गया, 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9, इसमें से कैरी लिया था 7, ये तो 0 0 हो जाएंगे, 1 और 1 भी 0, ठीक है। क्या करना है 98, अभी देखो 0 बचा हुआ है यहाँ पे, भाग मत जाना, देख लेना कि ये नंबर्स पूरे हुए भी है या नहीं हुए। आपको दिख रहे हैं तो बड़ा हो गया, भाग जाओगे आपकी भाई हमें तो आगे करना है, जल्दी से कर लेते हैं। नहीं, आपको देखना है कि ये नंबर्स हमने पूरे कर भी दिए या नहीं करे। अभी 0 रहता है तो आपको क्या करना है, ये 0 लगा देना यहाँ पे। तो देखिए आपके पास क्या आ गया 980 आ गया, ठीक है। अब 980 196 के टेबल में इसके आसपास कौन सा नंबर आ सकता है। देखो आपके लास्ट में क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है ना, लास्ट में 0 दिख रहा है। 6 9 यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 6 है। 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है। 6 5 जा 30 है ना, 6 5 जा 30 ना, तो उसमें 0 आता है यूनिट डिजिट। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको 196 को 5 से इंटू करूँ तो क्या मेरे पास वाला नंबर आएगा। एक बार करके देख लेते हैं, ज्यूम ही तो किया हमने, करके देख लेते हैं। तो 5 से इंटू करेंगे तो 5 6 जा क्या होता है 30, 0 3 कैरी, 5 9 जा 45, 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 48, 8 4 कैरी, 5 1 जा 5 एंड 9, प्रॉपर नंबर आ गया। अजम्पशंस आपको करनी पड़ेगी अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन चाहिए तो। फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको अजम्पशंस करने पड़ेंगे। 196 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास पूरा नंबर आया। कैसे आया 5 6 जा 30, 3 आया कैरी, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48, 8 लिखा मैंने, 4 कैरी गया, 5 1 जा 5 प्लस 4 क्या है आपके पास 9। तो ये होगा आपका पूरा, और आपके पास आ गया 0। इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई, इसी ने पूरा काट दिया ऐसे, इसी ने पूरा रिमाइंडर 0 कर दिया, तो इसको आगे इस डिवाइज़र को डिविडेंड बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
तो क्या आ गया आपका HCF, सीधा सीधा आपका HCF आ गया 196, है ना। दिस इज योर HCF, आपका HCF आ गया 196। ठीक है, ये वाला आप होमवर्क में करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया है सारा, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे पहले फिर करेंगे। ठीक है, देखिए शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमें शो करना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर कौन से होते हैं, पहले पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए कौन से होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। राइट साइड जो होते हैं नंबर सिस्टम के वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, +1 +2 +3। आपको क्या बोला है, ऑड इंटीजर्स। नाउ व्हाट इज ऑड इंटीजर्स, आपको पता है कौन सी सीरीज, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, तो ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की सीरीज के बारे में बताया गया है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज वन ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। तो आपको ये क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किसके फॉर्म में हो, 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के फॉर्म में हो, जहां आपको q क्या बताया हुआ है, q इज सम इंटीजर। कोई इंटीजर है q, q क्या है आपका, कोई इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है जो हमें नहीं पता। इससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाना चाहती हूँ। इस एग्जाम्पल से आपको ना काफ़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल देखिए। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन है ना। क्या पूछा है आपको कि आपको शो करना है सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो होते हैं। इवन कौन से हो गए, 2 4, ठीक है, 2 4 6 8 10, ये सारे आपके इवन इंटीजर्स हो गए। वो कुछ फॉर्म में शो करने आपको 2q के फॉर्म में। और सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स वही जो मैंने अभी आपको बताया, 1 3 5 7। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस में शो करना है आपको, 2q + 1 के उसमें शो करना है, 2q + 1 की फॉर्म में आपको शो करना है, जहाँ q जो है कोई इंटीजर है। q जो है वो कोई भी इंटीजर है जो हमें नहीं पता, वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट q इज एन इंटीजर। सोल्यूशन में क्या बताया गया, देखो, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस सोल्यूशन को करने से पहले मैं आपको एक पीछे जो हमने करा था ना उस पर चलते हैं, और उससे आप समझने की ट्राई करना कि हम इसमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखो, इससे पहले हमने क्या करा था, हमने वो डिवाइड वाला समझा था ना, जिसमें मैंने आपको समझाया था a = bq + r, है ना। ये आपने समझा था ना, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। देखिए क्या है ये, a + bq + r, इसमें आपने डिवाइड करा था, जैसे मैंने आपको ये वाला समझाया था, है ना। मैंने आपको ये वाला समझाया था, और इसमें क्या समझाया था मैंने आपको कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड को निकालने के लिए आपको डिवाइज़र से क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है किससे, r से। ठीक है, प्लस कर देना है r से, तब जाके आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट होती है, और ये एक पूरे मेथड को सेटिस्फाई भी करता है। ठीक है, देखिए अब इसी फॉर्म में आपको ये शो करना है। देखिए 2q + 1, अगर मैं बोल रही हूँ, जैसे मैंने वाला समझाया था, तो इसमें a क्या है आपके पास 5, b क्या है आपके पास 2, q है आपके पास, a है आपके पास 5, b है आपके पास 2, q है आपके पास 2 एंड r है आपके पास 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, अगर मुझे ये q नहीं पता होता, मान लीजिए मुझे q नहीं पता होता, मुझे q पता ही नहीं होता, यहाँ पे q होता है पर मुझे पता ही नहीं है q क्या है, या फिर मुझे ये भी नहीं पता होता कि इसका रिमाइंडर क्या है, तो मैं कैसे लिखती, 5
इज इक्वल टू 2q प्लस r, है ना। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता मुझे, डिविडेंड भी नहीं पता मुझे, तो मैं ऐसे क्या कह सकती हूँ n, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ a, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ a। मुझे ये 2 भी नहीं पता, मैंने यहाँ पे b लिख दिया, बी क्यू प्लस r। पूरा सेटिस्फाई कर रहा है ना ये इसको, पूरा सेटिस्फाई कर रहा है ये इसको, ठीक है। देखिए अब इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो क्या है हमारा, वो हमारा डिवाइज़र है। अगर इसमें ये फॉर्म दिख रही है आपको तो आप क्या बोलेंगे, 2q प्लस 1। अगर मैं कहूँ कि a जो है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में है तो आप क्या कहेंगे कि 2 जो है वो क्या है, 2 आपका है डिवाइज़र, है ना। मतलब आप 2 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तब जाके आपका क्वोशिएंट आएगा और तब जाके आपका रिमाइंडर आएगा। और मैंने आपको एक मेथड समझाया था, एक नोट आपको मैंने करवाया था कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। और कितना छोटा होता है, जैसे 2 है तो मैंने आपको समझाया था, तो इसके रिमाइंडर्स क्या क्या निकल सकते हैं, इसके रिमाइंडर्स निकल सकते हैं या तो 0 या तो 1, मतलब 2 से छोटा ही होगा वो, है ना। 2 से छोटा होगा और 0 से ज़्यादा होगा, मैंने आपको समझाया था ना। तो इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है, इसी बेसिस पे इसका आंसर निकलेगा। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने ए को कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेट करा है एंड बी जो है वो क्या है, 2 है। बी क्या है, वो बी क्या है, 2 है, ठीक है। बी 2 क्यों है, क्योंकि हमें ये मैंने आपको बताया ना, बी आपका क्या बन जाएगा 2, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या बनेगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब कि आपके पास b क्या आ गया, b आ गया आपके पास 2, है ना, b2 आ गया आपके पास। देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम a इज इक्वल टू 2q प्लस आर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। a q जो है ये r क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास 1 नहीं लिख के आप इसे r ही लिखिए, क्योंकि हमें रिमाइंडर भी नहीं पता है। यहाँ पे रिमाइंडर तो हमें पता ही नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल, तो अभी हम इसे बाद में लिखेंगे कि ये 2q प्लस 0 और 2q प्लस 1 की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, देखिए ध्यान से क्या बताया गया है। Then by Euclid's algorithm a is equal to 2q plus r for some integer where q is greater or equal than 0। q जो होगा वो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा 0 के, ठीक है। q जो होगा वो बड़ा होगा और इक्वल होगा 0 के, यहाँ पे मेंशन भी है। एंड r जो होगा वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही समझाई थी कि जो r होता है वो क्या होता है, वो 0 से बड़ा या फिर इक्वल हो सकता है ना। जो r होगा वो 0 से बड़ा होगा और क्या होगा, इक्वल होगा। और r छोटा होगा किससे, डिवाइज़र से छोटा होगा। तो यहाँ पे डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र मैंने आपको समझा दिया, b क्या है, डिवाइज़र है, b क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसका मतलब कि r जो होगा क्या होगा, वो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है ना, इन्हीं दोनों में से हो सकता है और तो कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे बोला होता 3q प्लस 1 ये बोला होता, मान लीजिए आप क्वेश्चन में ये बोला होता, तो आप क्या करते, आपका पास जो b होता वो होता 3 और आपके पास रिमाइंडर कौन कौन से निकल के आ जाते हैं, 0 1 और 2, है ना, क्योंकि 3 से छोटे तो यही वाले होते हैं और इससे ज़्यादा और तो कोई नंबर्स नहीं होंगे। तो रिमाइंडर आपके पास कौन कौन से आएंगे, 0 और 1। तो इसी के थ्रू हम ये लिख सकते हैं ना कि a या तो 2q होगा या फिर a क्या होगा 2q प्लस 1। कैसे, क्या होता है फॉर्मूला, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, फॉर्मूला यही होता है। मतलब कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मैंने लिख दिया बी क्यू प्लस आर। देखिए a 2q, r क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो एक बार मैंने 0 लगा दिया, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2q, सिर्फ 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है इस पर, है ना, यहाँ पे 2q लिख सकती हूँ। ऐसे ही मैंने ये लिख दिया, मान लीजिए दोबारा से मैं इसे लिखती हूँ बी क्यू, बी की जगह क्या लिखूँगी 2q और r की जगह क्या लिखूँगी, दूसरा r कौन सा हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, और 1 आने की पॉसिबिलिटी है।
तो आपके पास 2 फॉर्म्स निकल कर आ गई है ना, 2 फॉर्म्स निकल कर आएगी। इफ a ऑफ द फॉर्म 2q देन a इज एन इवन इंटीजर। देखिए अगर ये a 2q की फॉर्म में है और 2 किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, किसी भी एक रैंडम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 4 8 9 10 11, कोई भी नंबर से, चाहे वो 9 है, ये एक ऑड नंबर है ना, वो मल्टीप्लाई करके क्या देगा आपको, एक इवन नंबर देगा, है ना। 2 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो आपको क्या देगा, एक इवन नंबर देगा, ठीक है। देखिए और अगर जैसे इसकी बात करूँ मैं, तो अगर ये इवन नंबर देगा, देखिए अगर मैं ये इवन नंबर देता है तो उसका मतलब कि ये तो इवन प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था ना आपको। शो दैट द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1। तो हमने पहला तो प्रूफ कर दिया कि सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होते हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं। इवन इंटीजर्स मैंने आपको बता भी दिया कि इवन क्यों आया, ठीक है। अब देखिए ये वाला कैसे सेटिस्फाई करेंगे, है ना। इसमें तो 1 आ गया। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैंने 2 9 से 18 करा, 2 से मैं किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास एक इवन नंबर ही आएगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन जब मैं 1 ऐड कर देती हूँ किसी भी नंबर में, मतलब कि जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया किसी एक नंबर को और जो मेरे पास आंसर आया वो क्या आएगा, इवन नंबर। मैंने इवन नंबर में 1 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ऑड नंबर बन जाएगा, है ना। अगर मैंने 2 को ऐड किया किसी भी नंबर से, किसी भी इवन या फिर ऑड कोई भी नंबर उसमें ऐड करते, मतलब मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करते ही क्या आएगा, मेरे पास आंसर जो आएगा वो एक इवन नंबर होगा। और इवन नंबर में जैसे ही मैंने 1 ऐड कर दिया तो मेरे पास वो कौन सा नंबर बन गया, ऑड, ठीक है। क्या बन गया आपके पास, ये ऑड नंबर बन जाएगा। देख लीजिए आप खुद ही करके देख लीजिए। 2 9 से 18, ये वाला नंबर ले लेते हैं, 18 + 1 क्या बनेगा आपके पास, 19। तो क्या आएगा, ये ऑड। तो ऐसे ही आप ये जो स्टेटमेंट है आप एज इट इज लिख सकते हैं स्टेटमेंट को भी, that if a is of the form of 2q, a is the form of 2q, then a is an even integer, a एक even integer है ना, a एक even integer है। also positive integer can be either even or odd। also एक पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो तो हमें पता ही है कि पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, वो या तो इवन हो सकते हैं या तो क्या हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं, दैट इज वी नो। Therefore, any positive odd integer is of the form of 2q + 1 that is also satisfied here, है ना। हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि 2q + 1 जो होता है वो ऑड इंटीजर शो कर रहा है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया ना। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस। मैंने आपको ये समझा दिया एग्जाम्पल, कभी कभी पेपर में एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं तो आपको एग्जाम्पल्स भी समझने ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अब क्या बोला है इस क्वेश्चन में, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1। तो हम सबसे पहले तो ये जो लाइन होती है ना, ये तो हमें एज इट इज सेम लिखनी है, लेट a बी एनी। इसमें क्या बोला है आपको, ऑड इंटीजर पूछा गया है ना, तो आप ऑड इंटीजर ले लीजिए कि आप ऐसे लिख सकते हो, लेट a बी एनी ऑड इंटीजर या फिर पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, ये हमने लेट किया है। एंड इसमें b क्या आएगा आपके पास, इसमें b क्या आएगा, आप जल्दी से फटाक से बता देंगे कि 6q है भाई, 6q + 1 की फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसमें b क्या होगा आपके पास, 6, ठीक है। अगर आपके पास b 6 आ गया तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ ना कि मेरे पास 6 आ गया, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो तो इससे कम ही होगा, रिमाइंडर कम होगा मतलब कि वो 0 1 2 3 4 5 यही वाले हो सकते हैं ना, इससे ज़्यादा तो और कोई नहीं होंगे। 6 से नीचे जितने भी रिमाइंडर वाले नंबर्स हो सकते हैं वो यही होंगे। मैंने आपको बार बार समझा दिया, वही सेम वो है कि रिमाइंडर जो होता है वो 0 से बड़ा और इक्वल होता है और क्या डिवाइज़र से छोटा होता है। तो 6 इज़ योर डिवाइज़र, 6 आपका डिवाइज़र है, तो 6 से छोटा और 0 से बड़ा, तो यही नंबर्स हो सकते हैं ना, 0 1 2 3 4 5,
ठीक है, सेम ही है। देखिए अब इसमें आप कैसे लिख सकते हैं इन्हीं को ही, a इज इक्वल टू 6q, कौन सी फॉर्म होती है, फॉर्म लिख लीजिए आप, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a इज योर डिविडेंड, b इज योर डिवाइजर एंड q इज योर क्वोशिएंट एंड r इज योर रिमाइंडर। ठीक है, तो अब इसी को ही आप कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b क्या है आपके पास 6, क्वोशिएंट आपको पता नहीं है, r कौन कौन से पॉसिबल है, ये सारे r आपके पास पॉसिबल है, तो आप लिखेंगे 6a, जिसको आप 6q भी लिख सकते हो, है ना। ऐसे ही 6q प्लस r ना, r कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है, और कौन सा हो सकता है 6q प्लस 2, ऐसे ही हो सकता है 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, ऐसे ही एक और रह जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 इंटू में 3q, है ना, लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे ऐसे, क्या कोई दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ऐसे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ऐसे समझिए आप, मैंने 2 इंटू 3 ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया, है ना। तो इसका मतलब कि ये तो कोई इंटीजर होगा, क्यू का कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कुछ भी आ सकता है, अब मेरे को तो नहीं पता क्वेश्चन क्या आएगा, बट कुछ तो क्वेश्चन आएगा ना, कोई एक इंटीजर तो आएगा, तो कोई एक इंटीजर आएगा, तो उसका मतलब कि जो भी इंटीजर होगा वो 2 से इंटू होगा, और 2 से जब वो इंटू होगा तो क्या बनाएगा, अभी हमने पीछे भी करा, 2 से कोई भी नंबर, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, कोई भी नंबर इंटू होकर क्या बनाता है, इवन नंबर बनाता है, तो ऑफकोर्स ये वाला कौन सा होगा, इवन होगा। ठीक है, ये वाला कौन सा नंबर होगा, इवन होगा। ऐसे ही देखिए दूसरा क्या बन जाएगा, पहले आप ये वाले देख लीजिए, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये वाले देख लीजिए आप। 6q प्लस 2 में देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन है तो क्या बन जाएगा 3q प्लस 1। अब सेम इसमें भी q कुछ ना कुछ तो होगा ही, इंटीजर तो कोई ना कोई तो इंटीजर होगा। अब जो भी इंटीजर होगा उसको जब हम इसमें ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा एक इवन नंबर। इसमें भी देखिए, इसमें भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी जब आप इसे 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 3 एंड 2 2 2 3 एंड 2 2। ठीक है, तो आप जब इसे करेंगे तो आपके पास कैसे होगा, ये भी तो आपके पास इवन ही आएगा, क्योंकि ये भी तो 2 का मल्टीपल ही है। 2 का मल्टीपल आते ही क्या हो जाता है, वो इवन हो जाता है, वो इवन नंबर हो जाता है, मतलब इवन इंटीजर आएगा जो भी आएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाले तो आपके पास इवन निकल गया, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको ऑड इंटीजर्स निकालने हैं। अगर आपको ऑड इंटीजर्स निकालने हैं तो ऑड इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे, ये वाले जो आपके बच गए, वो आपके ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे। ऑड इंटीजर्स कौन से हो गए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, क्योंकि इनमें देखिए इनमें कोई कॉमन नंबर्स नहीं है, कोई कॉमन नंबर्स तो निकलेंगे नहीं, कॉमन नंबर्स नहीं निकलेंगे, ये तो इवन हो नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, 1 करेंगे ऐड, 3 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, ये सारे ही क्या है, ऑड नंबर्स है, और ये सारे कौन से नंबर्स होंगे, ये सारे होंगे ऑड। तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ऐसे नंबर्स जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, ऑड इंटीजर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही तो प्रूफ करना था हमें, हमने कर दिया ये प्रूफ। ठीक है, अब आपको स्कूल में कोई भी स्टेटमेंट के साथ लिखवाते हैं, आप उसके थ्रू कर सकते हैं अपने आप, क्योंकि स्टेटमेंट आप अपने आप खुद से बना के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसे लिखी हुई है, आप इस स्टेटमेंट को खुद पढ़ के भी लिख सकते हैं, या फिर आपके स्कूलों में जैसा करवाया होगा आप उस स्टेटमेंट को कर सकते हैं एज इट इज़। आपको यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको अगर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। तो एक आर्मी का ग्रुप है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो 32 मेंबर्स के पीछे, मतलब कि 616 मेंबर्स जो है वो 32 मेंबर्स के पीछे मार्च कर रहे हैं। 32 मेंबर्स जो है ना वो आगे चल रहे हैं और 616 मेंबर्स जो है वो पीछे है। ठीक है, तो वो मार्च कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, मतलब एक परेड में मार्च कर रहे हैं।
ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, वट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द कॉलम। तो ये आपको बताया हुआ है कि जो 616 जो टोटल ग्रुप बताया हुआ है आर्मीज़ के मेंबर्स का, वो कितने कॉलम्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम नंबर पूछा गया है ना, मैक्सिमम नंबर आपसे पूछा गया है। मैक्सिमम नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम नंबर आते ही आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, सिंपली जैसे मैंने आपको समझाया था इस तरह से निकालेंगे। खुद निकाल लेंगे ना आप, क्योंकि ये तो अब इजी है आपके लिए। अब तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा ये, क्योंकि आपको ये समझ आ गया है कि हम HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से निकाल लीजिएगा। अगर आपको इस तरह से दिक्कत आती है या फिर आप इस तरह से नहीं निकालना चाहते हैं तो आप इसे 32 और इसके जो भी फैक्टर्स होंगे और 616 इसके जो भी फैक्टर्स होंगे उस तरह से भी आप इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही इसको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, बाकी आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 है, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। so क्वेश्चन आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, बट इजी है इसे करना। समझिए, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, सबसे पहले तो वही आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये आपने कर लिया है। अब देखिए आगे क्या बोला है कि दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, आपको इस फॉर्म में शो करना है आपको। तो इसमें 3m है ना, तो इसका मतलब आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इसमें b क्या है, वो 3 है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, BQ, b मतलब आपके पास 3 है ना, आपके पास b 3 गिवन है, 3 है, तो उसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, इससे छोटे ही आएंगे, 0, 1 एंड 2, यही रिमाइंडर आ सकता है। इससे ज़्यादा या फिर इससे कम तो इसके अलावा कोई और रिमाइंडर्स तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर्स क्या आ जाएंगे, या तो रिमाइंडर्स जो आएंगे वो तो है तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर हो सकता है 2, दैट्स इट। ठीक है, यही 3 रिमाइंडर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो ना, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, है ना। ऐसे ही आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, रिमाइंडर 1 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, यही आ सकता है ना, इसके अलावा तो और कोई नहीं आएगा। ये तो हम कर चुके हैं कई बार, अब तो आपके माइंड में फिट हो गया होगा ये चीज़। ठीक है, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 3q, इसको मैं 3q लिख सकती हूँ क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 3q आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, आपको स्क्वायर करना है इन नंबरों का, कुछ नहीं करना, आपको इन नंबरों का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा इसमें, 9q स्क्वायर, यही आएगा ना। स्क्वायर करोगे आप, तो स्क्वायर करोगे तो आपके पास 9q स्क्वायर आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू में 3q स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब इसमें देखिए मैं ऐसे कह सकती हूँ ना कि ये q है। ठीक है, मतलब कि कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, कोई इंटीजर आएगा, कुछ भी, कुछ ना कुछ तो इंटीजर आएगा ही ना कोई एक नंबर आएगा, और इंटीजर क्या आपको बताया m है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3, मतलब इस पूरे को मैं m लिख सकती हूँ ना। क्यों लिखा मैंने m, क्योंकि भाई ये भी तो सॉल्व हो गए, कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, कुछ ना कुछ इंटीजर तो ज़रूर आएगा, तो मैंने इसको पुट कर दिया m। ठीक है, हमें शो करना था ना कि ये 3m में शो करना है, इसलिए मैंने ये ऐसा किया है, अपने आप से नहीं किया, हमें ये शो करना था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। ठीक है, आगे देखिए 3q प्लस 1 है। अब इसका भी स्क्वायर करना है, मैंने क्या बोला कि हर किसी का स्क्वायर कर देना, मैं यही कर देती हूँ उसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, a प्लस बी का स्क्वायर तो याद ही होगा, a प्लस बी का क्या होता है स्क्वायर,
फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे ओरली खोल लेंगे हम। 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो 2 3 ज़ा 6 इंटू बी 2 1, तो क्या आ जाएगा 6q और b का स्क्वायर क्या 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अच्छा, इसमें मैं देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि इन दोनों में 3 कॉमन है ना, तो मैं 3 निकाल लूँ बाहर। मैंने 3 बाहर निकाल लिया तो क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, q स्क्वायर रह गया और क्या रह गया 3 2 ज़ा 6 और ये आ गया 1, है ना। ये तो दिख रहा है आपको, दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। क्या किया मैंने इन दोनों में से 3 को कॉमन बाहर निकाल लिया। 3 बाहर निकलते ही क्या आ गया ये 3 3 ज़ा 9 और q स्क्वायर तो था ही साथ में लगा दिया, 3 से करा 3 2 ज़ा 6 और q था साथ में मैंने लगा दिया और ये प्लस 1 क्या हो गया ये अलग से आ गया। ठीक है, ये अलग मैंने रख दिया इसे। सेम वही चीज़ है, इसको ये भी तो कोई क्वेश्चन ही है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्योंकि कोई वैल्यू निकालेंगे तब क्या होगा कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा, कोई ना कोई इंटीजर ही तो आएगा ना। तो इंटीजर आएगा तो इसका मतलब कि कोई ना कोई नंबर आएगा, कोई इंटीजर आएगा और इंटीजर क्या बोला हमें m लेने के लिए बोला है, हम m पुट कर सकते हैं ना। तो हम इसकी जगह मैं पुट कर सकती हूँ 3m और ये प्लस 1 इसके साथ आ गया। देखिए ये और ये सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको, इस वजह से हमें ये करना पड़ा। इस पर आप ये लिख सकते हैं जैसे कि वेर m इज़ इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने m किसके जगह पे लगाया इसकी जगह पे ना, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ वेर m इज़ इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। मैंने इसकी जगह पे m लगा दिया और मैंने ये बना दिया 3m प्लस 1। आगे बढ़िए, आगे देखिए, इसको भी क्या करना है, इसका भी मुझे स्क्वायर करना है ना। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली करेंगे दोबारा वही वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a स्क्वायर क्या होता है मतलब 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू में a 3 2 3 6 इंटू b 6 इंटू 2 12q प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, क्योंकि b का स्क्वायर होता है ना तो 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि इन दोनों में 3 कॉमन है ना, मैं यहाँ करवा देती हूँ। इन दोनों में क्या है 3 कॉमन है ना, तो 3 कॉमन है तो 3 जल्दी से बाहर निकाल लीजिए। तो 3 3 ज़ा 9 q स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 4 है, 4 को तो मैं कॉमन नहीं ले सकती है ना, 4 को तो मैं कॉमन नहीं ले सकती क्योंकि 4 तो 3 से 3 के टेबल में आता ही नहीं है। पर क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती थी कि ये 4 को मैं 3 प्लस 1 भी तो लिख सकती थी ना अलग से, मैं 4 को 3 प्लस 1 भी लिख सकती थी ना। अच्छा देखिए, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ना 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। क्या कोई दिक्कत है इसमें? मैंने 4 को एक्सपैंड कर दिया, मैंने 4 को और सिंप्लीफाई करके लिख दिया 3 प्लस 1। अब देखो मुझे इसमें इस पूरे में दिख रहा है ना 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन दिख रहा है तो आप निकाल लीजिए 3 कॉमन। 3 3 ज़ा 9 q स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 1 ज़ा 3 और ये हो गया 1। इतना क्लियर है आपको? देखिए मैंने क्या करा, 3 कॉमन निकाल लिए इस पूरे में से, 3 कॉमन निकाल दिए, मेरे पास ये बनकर आ गया। अब सेम वही बात हो गई कि ये जो आपका पूरा है ना, ये जो आपका पूरा है ये वाला, ये आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर m। ठीक है, क्यों? क्योंकि q की कोई ना कोई तो वैल्यू हो गई, कोई ना कोई तो इंटीजर आएगा इसमें सॉल्व करने के बाद, इंटीजर आएगा। इंटीजर को हमें क्या लेने के लिए बोला है, m। तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, इसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1। सेम वही उसी फॉर्म में हमने इसे शो किया है 3m प्लस 1 जो ऊपर वाला था, जहाँ पे हम ये लिख सकते हैं वेर m इज इक्वल टू, m क्या था हमारे पास, ये पूरा m था हमारा 3q स्क्वायर
प्लस 4q प्लस 1। ये पूरा क्या था हमारे पास, m था। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी, आप खुद करेंगे उसको, क्योंकि एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए वाला, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव integer is of the form of 9m plus 1 और 9m plus 8। सो आपको अब क्या करना है, सेम ही है, सेम इसी की तरह है। इसमें क्या करा था मैंने, इसमें क्वेश्चन में था कि स्क्वायर करना था, तो मैंने क्या करा था, सभी नंबरों का स्क्वायर कर दिया था सिंपली, है ना। अब इसमें क्या बोला है आपको, क्यूब करना है। इसमें क्या बोला है आपको, क्यूब करना है। अब क्यूब करने के लिए क्या करेंगे आप, क्यूब कर देंगे सिंपली। जो भी नंबर होगा, जैसे कि 9 है ना, इसका आप क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। और क्यूब करने के बाद सिमिलर स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सेम इसी की तरह। आप खुद करेंगे ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है क्योंकि एक पार्ट आप कर चुके हैं, तो अब आपको इजी लगेगा करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।